नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नौकी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टेट चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं क्लास फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो बना रहा हूं और आज का वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही मज़ेदार है और इसके लिए टॉपिक मैं लेकर आया हूं, जैसा कि आप जानते हैं, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत आज मैं लेकर आया हूँ, इसका नाम लिखा है कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन क्या होता है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले कार्नोट एक वैज्ञानिक का नाम। अब इसके लिए हम आगे बढ़ें तो कार्नो इंजन क्या था। कार्नो ने एक कोई इंजन नहीं बनाया था, बल्कि इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हीट इंजन। हीट इंजन क्या है कि वो इंजन कि जो ऊष्मा का सतत रूप से यांत्रिक कार्य में परिवर्तन करता है। लेकिन अगर हम बात करें कार्नो इंजन की, तो कार्नो इंजन ने एक ऐसे इंजन की कल्पना की थी, खाली कल्पना की थी, ठीक, जो वास्तविक इंजन है, जो सारे इंजन हैं उन सबके कार्यों की जांच कर सके। एक बार पुनः सुनिएगा कि कार्नो ने एक ऐसे इंजन की कल्पना की थी कि जो वास्तव में जो इंजन है उसके कार्यों की ये जांच कर सकें और उसमें जो दोष होते हैं वो सभी दोषों से मुक्त, ये इंजन इन्होंने कल्पना की थी। हालांकि व्यवहार में ये पॉसिबल नहीं था इसको बनाना, तो इन्होंने कल्पना की थी। आइए अब हम बात करते हैं कि जो इनका इंजन था वो कैसा था। इन्होंने अपने इंजन में देखिए इसके कई सारे पार्ट दिए थे, 1 2 3 4 पार्ट हैं इसके। इन्होंने सबसे पहले बताया कि इसमें एक पिस्टन युक्त ये सिलेंडर होता है और जिसका आधार चालक होता है, लेकिन दीवारें होती हैं आपकी अचालक। ध्यान रखिएगा बहुत आराम से। एक इसमें पिस्टन युक्त सिलेंडर है देखिए, और जिसका आधार कैसा है, चालक है, और इसकी दीवारें कैसी होती है, अचालक। ओके, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। अब बात करते हैं T1, दैट मीन्स हो गया इसका हीट स्रोत, हीट सोर्स, ठीक। ये आपका एक अति उच्च ताप पर और स्थिर ताप पर, ताप कैसा, केल्विन में है, ध्यान रखिएगा। एक ऐसी वस्तु है जो कि अति उच्च ताप पर है और इसमें से जितनी भी आप ऊष्मा ले इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई समंदर से आपने अगर एक बाल्टी पानी निकाल लें तो इस पर क्या असर पड़ेगा, एक ड्रम पूरा निकाल लीजिए, वही ना। तो चूंकि इसका अति उच्च ताप होता है तो इससे आप जितनी भी ऊष्मा ले लें इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब अगर हम बात करें T2, जो कि यहां पर ये आपका कहलाएगा सिंक, जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था। ये हीट सोर्स, ये आपका हो गया सिंक। अब सिंक के बारे में बात करें तो सिंक आपका ये अति निम्न ताप पर एक ऐसी वस्तु होती है, लेकिन ताप कैसा होता है इसका, निम्न है, और ताप स्थिर है और केल्विन में, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये जो आपका रिलीज करती है और ये जो एब्जॉर्ब करती है। अब इसके बाद बात करते हैं, इन्होंने देखिए पिस्टन युक्त सिलेंडर के सामने एक इन्होंने बताया था, एक ये आपका प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म कैसा है, अचालक प्लेटफॉर्म, जो कि इस पिस्टन युक्त सिलेंडर के लिए एक स्टैंड यानी इसका प्लेटफॉर्म का ये कार्य करता है। अब अगर हम बात करें इसके चक्र की, तो ये वर्क कैसे करता है, ये 4 चक्रों में वर्क करता है। पहले आपका हो जाएगा आइसोथर्मल, देन एडियाबैटिक, देन आइसोथर्मल, देन एडियाबैटिक, यानी समतापी, फिर रुद्धोष्म, फिर समतापी, फिर रुद्धोष्म। आइए देखिए हम बात करते हैं इफिशिएंसी। ओके, हमने बताया था दक्षता। दक्षता अब इससे पहले पढ़ चुके हैं W/Q1। आज पिछले वीडियो में हमने इसको पढ़ा हुआ है W/Q1, याद है ना। तो जहां पर W आपका क्या है, ये कार्यकारी पदार्थ द्वारा किया गया वर्क है, और Q1 यहां पर क्या आपके ये हीट है। ओके, अब एक ही Q1 और एक ही Q2। अब जैसा कि अगर हम बात करते हैं कि अभी आप पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में बताया था ये कितना है, Q1 - Q2/Q1। भाई मैंने बताया था कि आपके इससे पहले इंजन में कि जो कार्यकारी पदार्थ होता है वो क्या करता है कि स्रोत से कुछ ऊष्मा को लेता है, उसके कुछ भाग को तो सिंक में भेज देता है और कुछ भाग का क्या करता है वो मैकेनिकल वर्क में उसको बदलता है, ये ना। तो डेट में W बन गया था Q1 - Q2। इसको लिखते हैं, नीटस लिखेंगे, फिर वे करिए Q1/Q1 - Q2/Q1, कट गया, कितना आएगा 1 - Q2/Q1।
अब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, ध्यान रखिएगा, जो कार्नोट इंजन है इसकी जो दक्षता है ये स्रोत और सिंक के तापों पर निर्भर होती है। बहुत ध्यान रखिएगा, इसकी जो दक्षता है वो स्रोत और सिंक के ताप पर निर्भर होती है। ठीक, जैसा कि आपने इससे ही आपको निकला है, अतः कह सकते हैं कि नीटा इक्वल टू हो रहेगा, लिखेंगे वी आल्सो नो डैट, क्या लिखेंगे कि जो कार्नोट इंजन की दक्षता है वो स्रोत और सिंक की तापों पर भी निर्भर होती है। अतः ओके, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस यहाँ का T2/T1 कर सकते हैं। ओके, इसको मान इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को बराबर कर दें, ठीक, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मैं इसको देखिए रफ कर दूं, हो सकता है आपको बोर्ड पे ना आ रहा हो। ठीक, तो इसको अगर मैं रफ कर दूं यहां पर, तो ये आपका हो जाएगा कि लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहां लिखेंगे कि पहले हमारे पास था वी हैव नीटा इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1, ये ना, इसको मान लिए 1 इक्वेशन। दूसरा क्या था, नीटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। अब चूंकि दोनों ही नीटा इंटा इक्वल है तो लिखेंगे फ्रॉम बोथ इक्वेशन, तो अगर 1 माइनस Q2/Q1 इज इक्वल टू होगा 1 माइनस T2/T1। ओके, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, डेट भी हो गया T2/T1 इज इक्वल टू Q2/Q1। ओके, ये आप इसको जो है उतार लिए। अब अगर दक्षता की बात आती है कि अगर कभी एग्जाम में आ जाएगा कि इसकी आप निकालिए दक्षता, और इसका आंसर आप ध्यान रखिएगा, कार्नोट के इंजन की जो दक्षता का आंसर देते हैं वो देते हैं परसेंटेज में। तो इसको कर सकते हैं कि इफिशिएंसी जो है नीटा इक्वल टू, यहाँ इसको नोट में लिखे दे रहा हूँ, नोट, ओके, नोट, ये 1 माइनस, अभी ये पढ़ा तो T2/T1 इंटू कर देगा 100। ठीक, आपका जो आएगा वो आएगा इतने परसेंट। ठीक, वो आपका आ जाएगा इतने परसेंट में। ओके, देखिए अब अगर हम बात करें कार्नोट थ्योरम, यानी कार्नोट प्रमेय क्या है, लिखा हुआ है 2 निर्धारित समान तापों के मध्य कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। क्योंकि अभी मैंने देखिए आपके सामने निकाला था, एक था नीटा कितना था, नीटा बराबर 1 माइनस Q2/Q1, दूसरे में था 1 माइनस T2/T1। ठीक, तो यहाँ फिर है कि कार्नोट प्रमेय, बोलेंगे इस प्रमेय के अनुसार 2 निर्धारित समान तापों के मध्य कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। देखिए हम बात करते हैं, लिखा है प्रशीतक या ऊष्मा पंप, रेफ्रिजरेटर आर हीट पंप। ओके, फ्रिज सब क्या है ना, ठीक, रेफ्रिजरेटर। ओके, तो आइए बात करते हैं रेफ्रिजरेटर या हीट पंप। अभी आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन आपको याद होगा क्या था कि ऊष्मा इंजन बताया था कि उसमें जो आपका कार्यकारी पदार्थ है वो स्रोत से ऊष्मा लेता है, यानी उच्च दाब, जिसमें ताप उच्च होता है वहां से ऊष्मा लेता है, और निम्न ताप वाले को ऊष्मा देता है। लेकिन इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट है, ये ऊष्मा इंजन का जस्ट अपोजिट। ठीक, अब इसमें क्या है कि बोलेंगे कि ये एक ऐसी युक्ति है, ठीक, या ये एक ऐसा इंजन है जिसमें, ध्यान रखिएगा, जो कार्यकारी पदार्थ है वो क्या करता है कि निम्न ताप वाली वस्तु से ताप ऊष्मा को लेता है, और अधिक ताप वाली वस्तु को क्या करता है, ऊष्मा ये देता है। अब अगर हम बात करें
कि प्रशीतक या ऊष्मा पंप, ध्यान रखिएगा, प्रशीतक या ऊष्मा पंप दोनों एक दूसरे के समझिए समान है या एक कह सकते हैं। अगर प्रयोजन किसी स्थान पर उसको ठंडा करना होता है तो आपका हो जाएगा रेफ्रिजरेटर, या उसमें ऊष्मा पंप करनी हुई तो आप हो गए ऊष्मा पंप। ओके, देखिए हम बात करते हैं, लिखा है निष्पादन गुणांक। निष्पादन गुणांक क्या है, लिखा हुआ देखिए, इसको लिखा है बीटा से Q2/W, बोलेंगे कि द रेशियो बिटवीन टेकन हीट फ्रॉम द मिनिमम टेम्परेचर ऑब्जेक्ट एंड वर्क, ओके, इज नोन एज दिस। या कह सकते हैं कि किसी निम्न स्रोत से जो ली गई ऊष्मा है और पदार्थ द्वारा जो किया गया कार्य है उसका अनुपात कहलाता है निष्पादन गुणांक। अब जैसा कि अभी आपने पढ़ा हुआ है, पीछे पढ़ चुके हैं कि बीटा L2 Q2/W की वैल्यू कार अब लिखा हुआ है Q1 - Q2, ठीक, कितना हो जाएगा सर, Q2/Q1 - Q2, या कर दे Q2 ले ले कॉमन, तो यहाँ ये आपका कितना आपका ये हो रहा है, ये आपका हो रहा है कि Q2/Q1, ठीक। अब इसमें करिए Q2 आप ले लिए कॉमन, क्या बचेगा Q1/Q2, ये हुआ ना, माइनस Q2, सॉरी कितना बचेगा -1। भाई ने Q2 लिया कॉमन, ये ना, तो हो सकता है Q2 से Q2 कैंसिल हो गया, बीटा L2 आएगा 1/Q1/Q2 -1, ठीक, कितना आ गया कि Q1/Q2 -1, ओके। या अभी पीछे आपने पढ़ा हुआ है कार्नोट चक्र में, यहां लिखेंगे वी आल्सो नो डैट, अभी पढ़ा ना पीछे मैंने बताया था कार्नोट चक्र में कि जो सिंक और स्रोत है वो चूंकि जो उसका ताप है उस पर वो निर्भर होते हैं, अतः बताया था Q1/Q2 = T1/T2, ये ना, तो जहां पे Q1/Q2 है यहां कर सकते हैं बीटा L2 1 कर दीजिए T1/T2 -1, राइट, या बीटा L2 T1 - T2/T2 हो जाएगा, या T2 आ जाएगा ऊपर, तो बीटा L2 हो जाएगा, इसको देखिए मैं ये कर दूं, बीटा L2 हो जाएगा यहां पर ऊपर आएगा T2/T1 - T2, ओके। देखिए मैं बात करता हूं, लिखा हुआ है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, यानी केल्विन प्लैंक का कथन। लिखा हुआ है किसी भी युक्ति द्वारा संपूर्ण आंतरिक, बहुत इसको ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा को कार्य में नहीं बदला जा सकता, ठीक। केल्विन प्लैंक ने क्या कहा था, एक बार मैं पुनः पढ़ रहा हूं कि किसी भी युक्ति के द्वारा संपूर्ण जो आंतरिक ऊष्मा है उसको कार्य में नहीं बदला जा सकता, ओके। अकॉर्डिंग टू द केल्विन्स प्लैंक स्टेटमेंट, बाय एनी मेथड वी कैन नॉट कन्वर्ट द टोटल इंटरनल हीट, कैन नॉट, ओके, इनटू द वर्क। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारा आता है, लिखा है क्लासियस स्टेटमेंट, यानी क्लासियस का कथन। देखिए क्लासियस का कथन भी थोड़ा सा इनसे मिलता जुलता था। क्लासियस ने क्या कहा था, क्लासियस ने कहा था देखिए कि लिखा हुआ है किसी भी चक्रीय प्रक्रम में, चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, जो आप पढ़ चुके हैं कि जो प्रक्रम अपनी मूल अवस्था शुरू हो और विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ पुनः मूल अवस्था पर आ जाए, वो कहलाता है चक्रीय प्रक्रम, ओके।
तो क्लासियस का जो स्टेटमेंट है क्या है कि किसी भी चक्रीय प्रक्रम में यह संभव नहीं है कि बाहरी कार्य के बिना ऊष्मा का प्रवाह ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर हो, अर्थात ऊष्मा का प्रवाह स्वतः ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर होना असंभव है। एक बार मैं इसको पुनः पढ़ रहा हूं कि क्लासियस का कथन क्या है। किसी भी चक्रीय प्रक्रम में यह संभव नहीं है कि बाहरी कार्य के बिना ऊष्मा का प्रवाह ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर हो, अर्थात ऊष्मा का प्रवाह स्वतः ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर होना असंभव है। देखिए बात करते हैं सूचक आरेख। सूचक आरेख दैट मीन्स लिखा हुआ है इंडिकेटेड डायग्राम। ठीक, बोलेंगे किन्हीं दो चर राशियों के द्वारा। चर राशि क्या है मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, एक बार मैं पुनः बता देता हूं कि चर राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी ऊष्मागतिकीय निकाय में उसके ऊष्मागतिकीय व्यवहार को प्रदर्शित करती है। एक बार पुनः सुन लें कि चर राशि वो राशि होती है जो किसी ऊष्मागतिकीय निकाय को उसके ऊष्मागतिकीय व्यवहार को प्रदर्शित करने में सहायक होती है। तो आइए बात करते हैं कि सूचक आरेख दैट मीन्स इंडिकेटर डायग्राम। बोलेंगे किन्हीं दो चर राशियों के द्वारा किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था का ग्राफीय प्रस्तुतीकरण निकाय का सूचक आरेख कहलाता है। एक बार मैं इसको पुनः पढ़ रहा हूं। किन्हीं दो चर राशियों द्वारा किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था का ग्राफीय प्रस्तुतीकरण निकाय का सूचक आरेख कहलाता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताया हुआ है। सबसे पहले पूरा वीडियो देखिएगा, कॉपीज ओपन कीजिए और डायग्राम बनाइए, फिर एक चीज़ को देखिए, थोड़ी बहुत बुक भी घर पे देखिए। जैसा कि मैंने हर वीडियो में कहा हुआ है कि बुक आपके पास अगर जो स्कूल की बुक चल रही वो बुक आप अभी तक उसको नहीं खरीद पाए हैं तो जो सी बुक आपके पास किसी भी राइटर की है उस बुक को ओपन करें और उसमें से जो भी चीज़ें आपको स्कूल में पढ़ाई जा रही है उसको पढ़ें। और जैसा कि मैंने कहा हुआ है कि कोविड-19 की वजह से कोर्स में कुछ कटौती हुई है, तो ध्यान रखिएगा कि जितनी भी चीज़ें स्कूल की वीडियोस में आ रही किसी भी सब्जेक्ट में वही चीज़ों को पढ़िएगा। अब हम बात करते हैं कि आपने क्या पढ़ा है। तो इस थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत सबसे मेन बात है, जैसा कि मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सुपर इंपॉर्टेंट है। मेयर्स लॉ है, मेयर्स लॉ CP - CV इज इक्वल टू R। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है कि जब किसी गैसीय निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो उसका कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है, शेष भाग लगा के दाब के विरुद्ध कार्य करता है। dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। इसके बाद मैंने बताया था इसमें आपको मेयर्स फार्मूला है पीछे एक वीडियो में, और इसके मैंने आपको बताया था वो आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम है। उसके बाद मैंने बताया तो उसमें वर्क निकालना है समतापी रुद्धोष्म में। कुछ मैंने क्वेश्चंस आपको बताए थे कि स्थित कीजिए समतापी प्रक्रम लगाया गया दाब के बराबर होता है। एक मैंने बताया था कि लगाया गया स्थित कीजिए कि समतापी प्रक्रम लगाया गया दाब के गामा गुना होता है, जहां गामा क्या है CP/CV है और इसका मान कितना होता है 1.4। तो इस तरह से सारे वीडियोस को पूरा देखिए, पढ़ाई कीजिए, घर पर रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।